जय हिंद दोस्त, नमस्कार। आपका हमारा यूट्यूब चैनल संदेश में स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीडियो पार्ट 3 है, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताइए, पहला मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है, जो कि फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में हो गया है। तो जाकर आप प्ले लिस्ट में उसे देख लीजिए, तब ये देखिए, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन बताइए कि फ्लाई व्हील के वारपेज को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो उपकरण क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट एज फिलर गेज, ओके। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बताइए अगला कि बाहरी, आंतरिक और गहराई मापने के लिए किस परिशुद्धता उपकरण यानी कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का। बताइए कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में रैचिट स्टाफ का क्या उपयोग है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में रैचिट का उपयोग है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि स्लाइडिंग यानी कि फिसलने को रोकना, ओके, यही इसका उपयोग है। आगे देखिए, बताइए कि आउटसाइड यानी कि बाहरी माइक्रोमीटर जो कि 0.25 mm या मिमी की रीडिंग क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 1.89 है, ओके। बाहर के माइक्रोमीटर में थिम्बल के एक पूर्ण रोटेशन में धुरी द्वारा कवर की गई दूरी कितनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 0.5 mm, ओके। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि उपयोग करने से पहले किस मापन गेज को एक निश्चित आयाम तक स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सॉरी सी, यानी कि डायल बोर गेज, ओके। या हिंदी वाला गलत है, ठीक है, इंग्लिश में देखिए कि डायल बोर गेज होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि इनलेट के रिसीवर की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलर गेज का, या फिर वैक्यूम गेज, या फिर प्रेशर गेज, या फिर डी ऑप्शन है कि इमिशन गेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वैक्यूम गेज का उपयोग किया जाता है। बताइए कि निम्न ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, ठीक है। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यह रचिस्ट ड्रिलिंग मशीन है, ओके। ये कौन सी मशीन है, रचिस्ट ड्रिलिंग मशीन। आगे देखिए, बताइए कि एक ही बार में कई छेदों को ड्रिल करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एक ही बार में कई छेदों को ड्रिल करने के लिए। आगे देखिए कि बताइए कि कर्तन गति यानी कि कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि मीटर प्रति मिनट, ओके, मीटर प्रति मिनट। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि ड्रिल का कौन सा भाग मशीन पर फिट किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि पॉइंट, ठीक है, पॉइंट मशीन पर फिट किया जाता है। आगे देखिए कि एक ड्रिल में काटने वाले किनारों के बीच कोण का क्या नाम है, ठीक है। या फिर आपके ऑप्शन है कि हेलेक्स एंगल, या रैक कोण, या फिर सी ऑप्शन है कि क्लियरेंस एज एंगल, या डी ऑप्शन है कि पॉइंट एंगल यानी कि बिंदु कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियरेंस एंगल नाम है, ओके, यानी कि निकासी कोण। आगे देखिए कि एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ आपको चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, क्या नाम है कि रेक कोण, या फिर पॉइंट एंगल यानी कि बिंदु कोण, या फिर सी ऑप्शन है कि हेलिक्स कोण, या डी ऑप्शन है कि लीप क्लियरेंस कोण, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि लीप क्लियरेंस कोण है, ठीक है। यहाँ जो आपको चित्र में दिख रहा होगा एक्स, ठीक है, वह लीप क्लियरेंस कोण है। चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए कि निम्न ड्राई का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि सर्कुलर स्प्लिट डाई, ओके, सर्कुलर स्प्लिट डाई इसका नाम है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। यह बताइए कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिमर, ठीक है, यह
रिमर किस प्रकार का है, ठीक है, आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टेपर सैंक ड्रिल। ओके, ये जो आपको दिख रहा होगा वो टेपर सैंक ड्रिल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि किस प्रकार का अपघर्षक यानी कि और बेसिक अधिक सामग्री को हटा देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। हाँ, तो आप बताइए कि रीमर के लिए ड्रिल आकार की गणना करने का सूत्र यानी कि फार्मूला क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि ड्रिल आकार इक्वल टू रिम्ड आकार प्लस अंडर साइज प्लस कवर साइज। ओके, हैंड रीमर में प्रयुक्त सामग्री क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उच्च गति इस्पात यानी कि हाई स्पीड स्टील। ओके, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। बताइए कि निम्न टैप रिंच का प्रकार क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि सॉलिड टाइप टैप रिंच। ओके, ये सॉलिड टाइप टैप रिंच है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यह बताइए कि मरने का, सॉरी ये गलती है, ठीक है, यानी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द डाई, ठीक है, यानी कि मरने का क्या प्रकार है, ठीक है, या किस प्रकार का नट है, यह इसमें पूछने का तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि ड्राई नट, ठीक है, ड्राई नट है। ओके, इसे याद कर लीजिए। बताइए निम्न ऑपरेशन का नाम क्या है, ठीक है, निम्न ऑपरेशन का नाम क्या है, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी कि यह रिमिंग है। ओके, यह कौन सा है, रिमिंग है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि स्ट्रेट सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सॉकेट, सॉकेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए कि 6 mm तक के छोटे व्यास छेद को ड्रिल करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका बताइए क्या होगा। इसमें आप देखिए कि 6 mm तक के छोटे व्यास छेद को ड्रिल करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बेवेल गियर हैंड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन वोल्ट की स्थिति को बदलकर विभिन्न धुरी गति को प्रदान करती है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे अब बताइए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि ड्रिलिंग के लिए जाप को पकड़ने के लिए किस प्रकार के वाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वाइस में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि मशीन वाइस का उपयोग किया जाता है ड्रिलिंग के लिए जाप को पकड़ने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप बताइए कि एक टैप ड्रिल आकार का चयन होता है, ठीक है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि मेजर व्यास माइनस पिच का होता है, ठीक है। एक ट्रैप ड्रिल आकार का चयन मेजर व्यास जितना रहता है, ठीक है, माइनस पिच। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा टेपर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मॉर्स टेपर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन में मॉर्स टेपर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि इस चित्र में कि निम्न गतिविधि का नाम क्या है, ठीक है, आपको ये चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या दर्शाया गया है इस चित्र में कि ड्रिल पकड़ना या फिर ड्रिल निकालने या फिर स्पिंडल को पकड़ने या फिर स्पिंडल निकालने, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि ड्रिल निकालने। यहाँ पे ये जो चित्र का आपको दिखाया गया है इसका मतलब कि यह ड्रिल को निकाल रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ड्रिल का कौन सा हिस्सा कटिंग एज का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लूट। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट है कि ड्रिल का कौन सा हिस्सा कटिंग एज का निर्माण करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्लूट, ठीक है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए देखिए कि ड्रिल का
कौन सा भाग फ्लूट को अलग करता है? ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब। ओके, ड्रिल को वेब फ्लूट से अलग करता है। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि मैं सीधा आंसर ही बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शन भी बोलूँगा फिर आंसर बताऊँगा तो समय ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ कर सीधा आंसर बता रहा हूँ। ओके, आगे देखिए कि ड्रिल बिट का कौन सा कोण काटने के किनारे के पीछे घर्षण को रोकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि क्लियरेंस कोड। ओके, यानी कि निकासी कोड। आगे देखिए कि एक सेट के किस टैपके के अंत में 4 डिग्री चैम्फर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेपर टैप में। ओके, टेपर टैप के अंत में 4 डिग्री चैम्फर का होता है। ओके, बताइए कि घटक के आंतरिक थ्रेडिंग यानी कि चूड़ियाँ बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आंतरिक चूड़ियाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है टैप का। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि हैंड टैप के उपयोग क्या है? हैंड टैप के उपयोग क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हैंड टैप का उपयोग मतलब क्या है कि आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, हैंड टैप का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बताइए कि किस प्रकार का टैप रिंच टैप को होने वाले नुकसान को रोकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉलिड रिंच। ओके, देखिए कि पाइप पर बाहरी चूड़ी बनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ड्राई। ठीक है, अभी आपने देखा था कि पाइप पर जब आंतरिक चूड़ी का उपयोग किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है? टैप का। ठीक है, लेकिन जब बाहरी चूड़ी का उपयोग किया जाता है तो ड्राई का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपकरण का। आगे देखिए कि ड्राई को पकड़ने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी स्टॉक। ठीक है, ड्राई को पकड़ने के लिए स्टॉक का उपयोग किया जाता है। देखिए कि मल्टीपल कटिंग टूल कौन सा है? ठीक है, तो मल्टीपल कटिंग टूल आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीमर है। ओके, मल्टी पॉइंट। ओके, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा है? तो रीमर है वो। ओके, देखिए कि रीमर का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो रीमर का उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि छेद को बढ़ाना और फिनिश करना। ओके, यानी कि परिष्कृत करना, यानी कि एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग होल्स। ओके, इसलिए रीमर का उपयोग किया जाता है। देखिए कि सबसे कठोर अपघर्षक यानी कि अब्रेसिव पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो जो सबसे कठोर अपघर्षक पदार्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, ओ सॉरी, गलत, ये नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हीरा। ठीक है, सबसे कठोर अपघर्षक पदार्थ जो है वो हीरा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि विच प्रोसेस इम्प्रूव द सीलिंग्स बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, यानी कि कौन सी प्रक्रिया मेटिंग मेटिंग पार्ट्स के बीच सीलिंग में सुधार करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लैपिंग। ओके, आगे देखिए कि कर्तन गति यानी कि कटिंग स्पीड ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वीडियो पास करके लिख लीजिए, और या फिर 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यानी कि पाई डी एन अपॉन 1000। ओके, पाई डी एन अपॉन 1000 होगा। आगे देखिए कि ट्विस्ट ड्रिल की कमज़ोर कटिंग का क्या कारण है? ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल की कमज़ोर कटिंग का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लियरेंस कोड बहुत अधिक होना। ठीक है, कमज़ोर कटिंग का जो कारण होगा यानी कि क्लियरेंस कोड बहुत अधिक होता है उनमें, इसके लिए। बताइए कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ट्विस्ट ड्रिल डज नॉट कट, यानी कि ट्विस्ट ड्रिल के कटिंग न करने का क्या कारण है? ठीक है, कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लियरेंस कोड बहुत छोटा होना। ठीक है, यानी कि जब क्लियरेंस कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, और नहीं काटेगा, तो इसका मतलब है कि क्लियरेंस कोड बहुत छोटा होना। चलिए आगे देखते हैं। यह भी आपका ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि यदि घिसा हुआ रिमर का
प्रयोग किया जाता है तो क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि ओवर साइज हो जाएगा, ठीक है, यदि घिसा हुआ रिमर का उपयोग किया जाता है। यहाँ बताइए कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए कंडक्टर, यानी कि एक चालक यानी कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस के पर चलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि ओम की गणितीय अभिव्यक्ति सूत्र कौन सी है, ठीक है। यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या सही है आपके ऑप्शन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई इक्वल टू वी अपॉन आर या वी इक्वल टू आई आर, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। वी इक्वल टू आई आर होता है तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कि वाहन फ्लैश सर इकाई में किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, यानी कि ब्लास्ट रजिस्टर, यानी कि ब्लास्ट प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ओके, आगे देखिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा में आ सकता है। बताइए कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ठीक है। तो डायोड, स्विच, बैटरी या ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोड। ओके, ये जो चित्र है वो डायोड को दर्शा रहा है। ओके, तो आज 150 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इससे आगे का क्वेश्चन कल होगा। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।